जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि सर ने हमें समझाया कि एनईपी क्या है, इसके मेन प्रोविजंस क्या है और हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पॉलिसी को लेकर हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आज भी हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के ऊपर आज हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। तो सर, जैसे आपने समझाया कि एनईपी किस तरह से बनाई गई, इसके अंडर कौन से प्रोविजंस है, ये बहुत बड़ा मिशन होने वाला है हमारे लिए। लेकिन आज गवर्नमेंट के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है क्या? नहीं, मेरा मानना यह है कि भारत सरकार इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बहुत ही सजग है। दूसरा, ये जब शिक्षा नीति बनी तो शायद भारत में पहली बार बहुत ज्यादा कंसल्टेशन के बाद ये बनी है। यानी 155 डेलीगेशंस, 2.5 यानी 2.5 लाख के ऊपर लोगों के सजेशंस और सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, एमएलएस, एमपीज, इनके साथ बहुत व्यापक कंसल्टेशन होने के बाद ये पॉलिसी बनी है। इसीलिए सरकार के ऊपर एक स्वाभाविक भावनिक प्रेशर भी है कि ये पॉलिसी समाज की पॉलिसी बन गई है। एक बात। दूसरी बात इसमें ऐसी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री और सभी संबंधित मंत्रालयों ने भी इसके क्रियान्विति के लिए अपने अपने स्तर पर एक बहुत ही अच्छा तैयारी, प्रिपरेशन भी की है, जिसका मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया। 20,000 करोड़ रुपए का वार्षिक प्रावधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कर दिया है। इस पॉलिसी में कहा है कि जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर व्यय होना चाहिए, तो उसके लिए भी फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लान कर रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज शिक्षा की इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक तैयारी, इच्छा शक्ति और साधन सुविधा जुटाने की प्रामाणिकता सरकार की तरफ से है, और दूसरी तरफ से ये जनता की पॉलिसी होने के नाते क्रियान्विति के लिए उनका भी एक प्रेशर समाज पर है, सरकार पर है। तो मुझे लगता है कि इस कारण से निश्चित कालबद्ध समय में इसका क्रियान्वयन हो जाएगा। तो हम लोग आशा करते हैं कि ये मिशन अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो। अनेक पक्षों की तरफ से सवाल उठाया गया है, पिछले अनेक सालों से सवाल उठाया गया जब ये ड्राफ्ट बन रहा था तब से, कि ये कहीं सैफ्रोनाइजेशन तो नहीं एजुकेशन का। तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? नहीं, मैं इसका थोड़ा अलग प्रकार से जवाब देना चाहता हूं। यानी अगर वास्तविक रूप से मन में प्रश्न अगर है तो मेरा कहना यह है कि ये शब्दों को आप छोड़ दीजिए। मैं इस शब्द का उपयोग नहीं करता हूं। मैं इसको कहूंगा कि ये भारत केंद्रित शिक्षा नीति है, और किसी भी देश की शिक्षा नीति में उस देश की पद्धति, संस्कृति, रीति, उसकी पद्धतियां, उसका भाव विश्व, इसका परिलक्षित होना, उसका प्रतिबिंब होना, यह स्वाभाविक रूप से है। और इसीलिए ये भारत केंद्रित होने के कारण इसमें भारतीयता, भारत के पुरातन अच्छी चीजें, जैसे इस शिक्षा नीति में कहा है कि योग सबको सिखाना चाहिए, प्राणायाम सबको सिखाना चाहिए। और आज कोविड में हम क्या कर रहे हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यही तो कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी इस देश की प्राचीन समृद्ध परंपराओं में अच्छी बातें हैं, उसको भारत के शिक्षा में सम्मिलित करना। इसको लोग क्यों सैफ्रोनाइजेशन कहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये भारत केंद्रित भाव जरूर है। और मेरा तो कहना यह है कि किसी भी देश की शिक्षा नीति में उस देश की बातें होना, यह तो अत्यंत स्वाभाविक है। और मुझे फिर से याद आता है, शायद आपने भी कभी कहा, मुझे याद है कि पहले शिक्षा नीति के रचनाकार दौलत सिंह कोठारी जी ने भी भारतीयता की ही बात की थी। मेरा तो मानना है कि 70 साल हमने देरी कर दी है इस भारतीयता को शिक्षा में लाने में। धन्यवाद। तो ये इंटरव्यू लेने से पहले, आपके साथ बातचीत करने से पहले हम लोगों ने एक छोटा सर्वे किया था, जिसमें हम लोगों ने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया। तो उनकी तरफ से हमें कुछ प्रश्न आए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रश्न तो आते रहेंगे, लेकिन हमारे पास अभी गारंटी नहीं है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो।
तो पेरेंट्स की तरफ से ये सवाल ऐसा है कि इतनी बड़ी पॉलिसी, इतने बड़े चेंजेस होंगे, तो कहीं फीस स्ट्रक्चर चेंज तो नहीं हो जाएगा, एजुकेशन एक्सपेंसिव तो नहीं हो जाएगा? तो आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि फीस में बढ़ोतरी होने की संभावना कम है, क्योंकि शायद पहली बार इस शिक्षा नीति में यह बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि शिक्षा ये बिक्री योग्य वस्तु नहीं है. एजुकेशन इज नेसेसरीली अ चैरिटेबल एक्टिविटी as far as the Indian ethos is concerned, and that's why commercialization of education is highly objectionable. It is very clear and loud message given by these policies. उन्होंने और भी एक बात कही है कि भारत में आज तक शिक्षा पर मात्र 4.2 इतना ही ज्यादा से ज्यादा खर्चा जीडीपी के अनुपात में किया गया है. इस पॉलिसी ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है. उन्होंने कहा है कि इसको खर्चा मत मानिए, उसको निवेश मानिए, इन्वेस्टमेंट मानिए. एक चेंज ऑफ एटीट्यूड दिख रहा है और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जीडीपी के 6% व्यय, निवेश शिक्षा पर होना चाहिए. तो आज तक ये कहीं हुआ नहीं है, और अगर जीडीपी के 6% निवेश शिक्षा में होता है तो मुझे लगता है कि कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे. और एक बात इसमें कही है, इस शिक्षा नीति ने 2 कंसेप्ट बताए हैं, स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर कॉलेजेस. इसमें क्या है कि किसी भी कॉलेज के पास अगर कोई भी सुविधा है तो वो शेयर होनी चाहिए. यानी आज आप किसी भी महाविद्यालय की लाइब्रेरी के बुक्स देखो, एक बुक कितनी बार यूज होता है तो वो बहुत कम होता है. लेकिन यही लाइब्रेरी अगर आस पड़ोस के 10-15 कॉलेजेस यूज करते हैं तो खर्चा भी नहीं आएगा, एंड इट विल बी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस अमंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इस कारण से भी उसकी फीस कंट्रोल में रहेगी और मुनाफा कमाना ये बिल्कुल गलत सिद्ध होने के कारण उन्होंने एक अपर लिमिट बनाया है. तीसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि भारत सरकार स्वयं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, ये शहरों की कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी में किसी एक कॉलेज को ठीक तरह से चलाने के लिए कितना खर्चा हो सकता है, इसका अपर लिमिट गवर्नमेंट तय करेगी और कोई भी निजी संस्थान उसके ऊपर नहीं जा पाएगा. तो मुझे लगता है कि कमर्शियलाइजेशन के बारे में भारत सरकार बहुत अच्छी तरह से सजग है, इसलिए फीस बढ़ने की मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा डर अभिभावकों ने अपने मन में लेना चाहिए. मुझे लगता है कि पेरेंट्स के मन में जो डर है इस फीस के बारे में वो दूर हो जाएगा अभी. अगला प्रश्न टीचर से रिलेटेड है कि जो अभी टीचर जो सिखा रहे हैं स्कूल में हो, कॉलेजेस में, प्रोफेसर जो भी हो, उनको किस तरह से इस पॉलिसी के अंडर ट्रेन किया जाएगा? नहीं, इसमें शिक्षक प्रशिक्षण में उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया है. जैसे आज छात्र पदवी प्राप्त कर लेता है और बाकी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो बाय चांस चलो बीएड करके मास्टर बन जाता हूं, ऐसा सोचता है. इस शिक्षा नीति ने यह कहा है कि अब बीएड का अभ्यासक्रम इंटीग्रेटेड 4 इयर्स कोर्स होगा. यानी 12वीं के बाद बच्चे को यह तय करना पड़ेगा कि मुझे शिक्षक ये एक व्यवसाय या एक मेरा प्रोफेशन के रूप में चयन करना है. आपने अनुभव किया होगा कि इसके पहले भी 5 इयर्स लॉ वो गुणवत्ता के हिसाब से बहुत कारगर साबित हुआ. तो लगभग इसी प्रकार की बात शिक्षक प्रशिक्षण में कही गई है. अच्छा, फिर भी अगर किसी को पदवी के बाद लगा कि मुझे शिक्षक बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का प्रशिक्षण, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का प्रशिक्षण करके भी कोई भी छात्र टीचिंग प्रोफेशन में आ सकता है. अब ये 2 साल और 1 साल का टीचिंग ट्रेनिंग क्यों है? तो हम अनुभव करते हैं कि कोई भी शिक्षक को छात्र की मानसिकता, शिक्षा किस प्रकार से देना, पद्धति, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन आया है, फ्लिप क्लासरूम आया है, 1-to-1 क्लासरूम आया है, हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रवृत्त करने के
कई तरीके, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इस प्रकार की बात आज आ रही है, आउटकम बेस्ड लर्निंग यह आज का एक बज़वर्ड बन गया है शिक्षा की प्रविधि का। तो इन सभी का ज्ञान छात्र को जब होगा तभी जाकर वो शिक्षक के नाते अच्छी भूमिका निर्वाह कर पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह प्रशिक्षण होगा। अब रही बात जो आज शिक्षक है उनकी, उसमें ध्यान में लेना पड़ेगा कि आज के शिक्षक में से किसी भी शिक्षक की नौकरी जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सभी की व्यवस्थाएं और सभी की सेवाएं वैसी ही रहेगी। हाँ, आवश्यकता होने पर उनको कुछ 6 माह का, 1 साल का प्रशिक्षण दिया जा सकता है इन सर्विस। अब बात आ गई डीएड के छात्रों का क्या होगा, जो डीएड किए हुए हैं। तो आज जो डीएड किए हैं उनको 1 आध साल का प्रशिक्षण देके उनका क्वालिफिकेशन बढ़ाया जा सकता है। हाँ, नए डीएड के अध्यापक कॉलेजेस शायद आने वाले कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से एक बहती धारा में धीरे धीरे बदल करना, लेकिन निश्चित उद्देश्य से बदल करना, इसी प्रकार से इसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा। तो पूर्ण बंद करके अब हम फिर से एक बार नया कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता शिक्षा में, क्योंकि 15 साल के सभी छात्र इस प्रोसेस में चल रहे हैं। उनको धीरे धीरे बदल करते हुए अंतिम जो शिक्षा नीति का उद्देश्य है वो 15 साल के बाद स्थायी रूप से इस देश में आएगा। तो मुझे लगता है कि क्रियान्विति की प्रक्रिया इस प्रकार से चलेगी। तो जैसे आपने बताया कि इस पॉलिसी के अंडर रिसर्च एप्टीट्यूड बढ़ाया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें जॉब मार्केट से लिंक कर पाएगी क्या? आज उस हिसाब से जॉब्स अवेलेबल है क्या? नहीं, मुझे ये कहना है कि इस शिक्षा नीति में रोजगार की जगह स्वयं रोजगार को महत्ता दी है। जब हम किसी के पास नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो वो टर्म डिक्टेट करता है। इस शिक्षा नीति में हम इस प्रकार के गुणों का अर्जन करेंगे और इस प्रकार की क्षमताएं स्वयं में विकसित करेंगे कि मैं समाज की कौन सी जरूरत पूरी कर सकता हूं जिसके लिए मुझे समाज पैसा देगा। इस प्रकार की भावना से मैं आगे जाऊंगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाषा का कोई महत्व उस प्रकार से नहीं रहेगा। यानी कितने जॉब्स में रोज की बोलचाल में अंग्रेजी कही जाती है। आप अर्बन क्षेत्र के कुछ जॉब्स छोड़ दीजिए तो सब जगह पर स्थानीय भाषा को ही महत्ता मिलती है। इसीलिए ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अंग्रेजी आने से ही मैं एम्प्लॉयबल हो जाऊंगा। वैसे देखा जाए तो एम्प्लॉयबल होने के लिए कोई कौशल, स्किल की आवश्यकता है। और इस पॉलिसी में 3 प्रकार के स्किल्स को महत्ता दी है। पहला है हार्ड स्किल्स, यानी मेरे विषयों से संबंधित। दूसरा है सॉफ्ट स्किल्स, मैं बात कैसे करता हूं, मेरी कन्विंसिंग पावर कैसी है, मैं टीम में अच्छा काम कर सकता हूं क्या, यह है सॉफ्ट स्किल्स। और तीसरी बात है लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल्य। मुझे कैसे जीना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसे होना चाहिए, मेरी नैतिकता कैसी होनी चाहिए। और इसीलिए उद्योजकता, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद नवाचार, इनोवेशन, इससे नए नए संधियों का सृजन होगा। इसलिए डोंट बी ए जॉब सीकर्स, बी ए जॉब क्रिएटर्स। इस प्रकार की भावना छात्रों के मन में उत्पन्न होगी। और इसीलिए शिक्षा नीति ने यह कहा है कि आप केवल अंग्रेजी मुझे आती है कि नहीं आती है, इस पर मत जाओ। डोंट गेट प्रिपेयर्ड फॉर लेसन, गेट प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ। और मुझे लगता है कि शिक्षा नीति की सबसे बड़ी, जिसको कहते हैं कि आवश्यकता यही है कि ये शिक्षा नीति छात्र को जीवन के लिए तैयार करेगा। और जीवन यानी संपूर्ण जीवन, यानी अन्न, वस्त्र, दवाई, पढ़ाई, निवारा, इससे लेकर सम्मान, सुख और सेवा, ये सभी चीजें उस व्यक्ति में आ जाए और वो एक परिपूर्ण जीवन जी सके, इसके लिए छात्र को तैयार करना, ये शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। और इसलिए मुझे लगता है कि अंग्रेजी
आपको नहीं आती है तो बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन त्रिभाषा सूत्र के तहत आप अंग्रेजी का चयन तो कर ही सकते हैं। अंग्रेजी ही क्यों, इसमें तो ये कहा है कि आप फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हैं। भारत की जो साइन लैंग्वेज है उसका भी अंतर्भाव किया है। साइन लैंग्वेज है जो चिन्हन की जो भाषा है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत व्यापक स्कोप, केवल अंग्रेजी नहीं, आप रशियन ले लो, आप जापानीज ले लो, लेकिन भारतीय 2 भाषाएं आपको जरूर त्रिभाषा सूत्र में आना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप भारत की एकात्मता से जुड़ सकेंगे। भारत भाषा को केवल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मत मानो, उस भाषा से आप उस संस्कृति के साथ जुड़ते हैं। यानी मैंने भूगोल मराठी में सीखना चाहिए या विज्ञान मराठी में सीखना चाहिए, यह महत्व का नहीं है। मैं मराठी अगर समझता हूं तो मैं रामदास स्वामी के दासबोध से कनेक्ट होता हूं, मैं ज्ञानेश्वरी से कनेक्ट होता हूं, मैं तुकाराम के अभंग से कनेक्ट होता हूं, जिससे मेरा एक व्यक्तित्व संपन्न होता है। इसलिए दुर्भाग्य से हमने आज भाषा को केवल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तक ही सोचा है। यानी मैं दावा करता हूं कि जो आज अंग्रेजी की बात करते हैं उन्होंने भी शेक्सपियर नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने विज्ञान और गणित सेमी इंग्लिश के तहत अंग्रेजी में पढ़ा होगा और उनको लगता है कि मुझे अंग्रेजी आता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। आपको अंग्रेजी भाषा के रूप में पढ़ना है तो जरूर पढ़िए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा भी एक ताकतवर भाषा है। तो मुझे लगता है कि पूरी भाषा की ओर देखने की दृष्टि इस शिक्षा नीति ने ही बदल दी है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है आपने कहा। अभी कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे पास सवाल आए हैं। तो सवाल ऐसा है कि सिलेबस चेंज होगा, जैसे एनटीए के अंडर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी ली जाएगी यूनिवर्सिटीज में एंट्रीज के लिए, एडमिशन के लिए। तो उन्होंने बताया कि उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या होगी और उसमें से मैथ्स हटाया जा सकता है क्या? मैथ्स निश्चित रूप से हटाया जा सकता है, क्योंकि अब कोई हटाएगा नहीं। अभी बच्चों ने स्वयं चयनित करना है। अभी तक हमको ही ये आदत लगी है कि मैंने क्या पढ़ना है ये दूसरा कोई तय करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं छात्रों से ये कहना चाहता हूं कि अब विषयों को आपके ऊपर कोई भी थोपेगा नहीं, चयन विषयों का आपको करना है। इसलिए आपको अगर गणित नहीं लेना है, मैथमेटिक्स नहीं लेना है, मत लीजिए, अब छोड़ दीजिए गणित को। इतना ही नहीं, मैं और इसके एक कदम आगे जाकर कह सकता हूं, आज तक जो कोई खिलाड़ी है, कलाकार है, संगीतकार है, नाट्यकर्मी है, चित्रकार है, ऐसे कलाकारों को इन सभी विषयों को एक्स्ट्रा करिकुलर बोला जाता था कि ये मुख्य करिकुलम में नहीं है। लेकिन इस शिक्षा नीति ने एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, वोकेशनल, प्रोफेशनल, जनरल एजुकेशन, आर्ट साइंस कॉमर्स, ये सभी जो एक जिसको कहते हैं रेखाएं खींची थी, इन सबको मिटाकर सबको समान सम्मान दिया हुआ है। यानी आपको चित्रकार बनना है तो आप चित्रकार का विषय, पेंटिंग, ये विषय आप 6वीं के बाद कभी भी ले सकते हो। आपको खिलाड़ी बनना है तो अध्ययन के बाद एक्स्ट्रा टाइम में खेलने की जरूरत नहीं है। आप खेल विषय को सम्मिलित कर सकते हैं आपके रेगुलर पढ़ाई में, और यह सुविधा आपको प्राप्त है 6ठी कक्षा से। तो ऐसा मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स जिनको दिक्कत है वो तो 6ठी के बाद मैथमेटिक्स छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने इतना ही कहा है कि 5वीं कक्षा तक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी एक मूलभूत तत्वज्ञान और गणित के कुछ जिसको कहते हैं क्रियाएं और ज्ञान, ये 5वीं तक पक्का करेंगे। उसके बाद गणित रखने की जरूरत नहीं है अगर कोई कलाकार है तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी छात्रों को मिली हुई है। तो केवल गणित नहीं, आप खिलाड़ी है तो आप खेल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इसीलिए कोई सब्जेक्ट हटाएगा ऐसा मत करिए, आप तय करिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है और वो सब्जेक्ट कॉलेज को आपको देना पड़ेगा। और अगर नहीं उस कॉलेज में है तो देश के किसी भी महाविद्यालय से आप उसको क्रेडिट ले सकते हैं। क्रेडिट की बैंक बनाई जाएगी।
और उसमें आपका क्रेडिट जमा होगा और आप उस क्रेडिट से उस महाविद्यालय से पदवी प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। नाउ यू विल चूज योर ओन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर liking, your capabilities and your future career plan. So now you are free to choose. जिस तरह से आपने कहा कि आगे का जो एजुकेशन रहेगा वो स्टूडेंट सेंट्रिक रहेगा, स्टूडेंट्स चूज करेंगे कि उनको क्या सीखना है। तो इसी तरह से एक और सवाल आया है कि रिसर्च के ऊपर इस पॉलिसी में बहुत ज्यादा फोकस किया गया, तो इसी रिसर्च को एजुकेशन में किस तरह से इंक्लूड किया जाए? इसमें एक तो मैंने कहा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसका मैंने बहुत विवरण पहले किया है, लेकिन यहाँ सभी पदवी यानी ग्रेजुएशन तक का जो स्ट्रक्चर है इसमें रिसर्च कंपोनेंट लाया है। यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, केस स्टडीज, किसी विषय को जाकर 2-3 चीजों को तुलनात्मक उसका अध्ययन करना, एक्सपोजर, इंटर्नशिप कंपलसरी की है। 6वीं कक्षा से प्रत्येक छुट्टी में 10 दिन की इंटर्नशिप की है, जिसमें वो छात्र अपने आस पड़ोस के बढ़ई, माली, इलेक्ट्रीशियन, कुम्हार, टेलर, इसके पास जाकर उसका हुनर अनुभव करेगा, देखेगा। तो मुझे लगता है कि एक रिसर्च एटीट्यूड ये स्कूल से ही डेवलप होता जाएगा। दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि ग्रेजुएशन के बाद जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो कल्पना ऐसी है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद छात्र ने अनुसंधान में जाना चाहिए, रिसर्च में जाना चाहिए। इसीलिए इस शिक्षा नीति में पदव्युत्तर अभ्यासक्रम के 2 वर्ष में केवल 1 वर्ष ही विषय रखे हैं। उसका भी चयन छात्र करेंगे, लेकिन एक पूर्ण साल वो केवल अनुसंधानात्मक कार्य करेंगे। आज भी एमएससी और मास्टर्स बाय रिसर्च ये है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अब इस शिक्षा नीति में मास्टर्स डिग्री में रिसर्च ये एक स्वाभाविक कंपोनेंट उसका होगा। इस कारण से एक रिसर्च कल्चर इस पूरे विद्यार्थी में उत्पन्न होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि रिसर्च हर एक मुद्दे पर, हर एक स्तर पर उसका प्रावधान इस पूरी शिक्षा नीति में किया है। वोकेशनल एजुकेशन वो उन्होंने 6ठी कक्षा से शुरू किया है। अगर कोई व्यक्ति 6ठी कक्षा से इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट लेता है तो आगे चलकर उसमें कई नई प्रकार की चीजें वो ला सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिसर्च पर बहुत बड़ा फोकस इस शिक्षा नीति में लाया है। सर, बहुत सारे सवाल हो गए, पेरेंट्स के सवाल थे, स्टूडेंट्स के सवाल थे, आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर भी किए, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये इम्प्लीमेंट कब होगा और कौन से उम्र के छात्र को इसका लाभ, कौन सी उम्र का छात्र इसका लाभ उठा सकेगा? अगर सीधी भाषा में कहना है तो आज जो छात्र 5वीं कक्षा तक है उनको कुछ लाभ निश्चित मिलेंगे। यानी वो जब महाविद्यालय की ओर बढ़ेंगे तब उनको फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग सब्जेक्ट्स मिलेगा। जितने आप छोटी कक्षा के जो बच्चे हैं उतने लाभ ज्यादा मिलते जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से आज जो ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, दे हैव मिस द बस। लेकिन मेरा कहना है कि उन्होंने भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जीवन में बस कभी मिस नहीं होती। उनको फॉर्मली ये शिक्षा नहीं दी गई, लेकिन अगर वो इस शिक्षा नीति का भाव अगर समझ लेते तो आने वाले समय में भी वो अपने खुद का करियर उस दिशा में बना सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो 5वीं कक्षा के ऊपर के छात्र हैं 10वीं तक, उनको कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन जितना जितना हम छोटी कक्षा की ओर आते जाएंगे उतना उनको लाभ ज्यादा मिलेगा। और आज जो 3 साल का बच्चा है जो अगली एकेडमिक ईयर में प्रवेश लेगा, उसको तो सबसे ज्यादा उसका लाभ मिलेगा। लेकिन इस शिक्षा नीति का और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है लर्निंग हाउ टू लर्न लाइफ लॉन्ग। जिनकी बस मिस हुई है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, उनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के स्किल्स को एक्वायर करते हुए जीवन भर कुछ न कुछ नया सीखने का लाभ होगा।
इस शिक्षा की नीति ने ऐसा भी कहा है कि विश्वविद्यालय 3 साल के अभ्यासक्रम ही क्यों चलाते हैं। आने वाले दिनों में आवश्यकता यह होगी 3 माह का प्रतिदिन 2 घंटे का एक्सेल में मास्टरी लेने का कोर्स, क्योंकि मैंने एक्सेल फॉर्मली सीखा नहीं है तो मुझे आज किसी से पूछना भी डाउट लगता है। इससे अच्छा है मैं ऐसे कोर्स करूं। सो शॉर्ट टर्म, स्पेसिफिक, वेल फोकस्ड, ऑनलाइन, इस प्रकार के अभ्यासक्रमों की उपज निर्मिति आने वाले दिनों में इस शिक्षा नीति के तहत होगी, जिसका लाभ आज के जो ग्रेजुएट होकर जो बाहर निकले हैं वो भी उसको ले सकेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर सभी को लाभ होगा, लेकिन ज्यादा लाभ तो छोटे बच्चों को होगा, क्योंकि वही आगे चलकर आत्मनिर्भर भारत की ओर जाने की सबसे ज्यादा क्षमता वो रखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षा नीति से पढ़े लिखे बच्चे आत्मनिर्भर भारत को बनाने में कारगर सिद्ध होंगे। और हमारा एक सभी का जो सपना है कि विश्व गुरुत्व का स्थान फिर से भारत को मिलना चाहिए, शायद आने वाले 20 साल में वो सपना भी प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ हम अनुभव कर सकते हैं। जरूर सर, मुझे विश्वास है कि इस पॉलिसी की मदद से हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे। तो धन्यवाद, आप समय निकाल के यहाँ पर आए, हमारे सारे प्रश्नों को आपने जवाब दिए और हमारे बहुत सारे डाउट्स भी आपने क्लियर किए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। तो गाइस, ATS ऐसे ही विषय आपके सामने लाता रहेगा, नए नए इश्यूज पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।